गुड एमसी फ्रेंड्स, गुड एमसी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सॉरी चाहूंगा कि थोड़ा सा कनेक्शन की प्रॉब्लम में थोड़ा सा हम लेट हो गए। तो आई होप आप सभी लोग बहुत ही सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी लोग अपने घर पर होंगे। मैं ये ऊपर वाले से कामना करता हूं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज जो हम लोग यहाँ पर बातें करने वाले हैं, जानने वाले हैं हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के बारे में। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम लोग यहाँ पर बहुत सारी चीजें जानेंगे। हम ये जानेंगे कि कैसे जो हमारे एसोसिएट हैं वो कैसे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस को कैसे ऊपर लेकर के जा सकते हैं हमारे आईएमसी के एग्रो उत्पाद की सहायता से, जो हमारी एग्रीकल्चर रेंज है उसके बारे में। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। हमारे देश की 70% जो जनसंख्या है वो गांव में रहती है और 30% जनसंख्या शहर में रह रही है। अगर हम देखें तो आज के टाइम में जो हमारी जनसंख्या है, जो हमारे किसान भाई हैं, वो बहुत ही मॉडर्न खेती कर रहे हैं। उस खेती के बारे में अगर हम देखें तो मॉडर्न खेती का मतलब क्या होता है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो आज अपने खेतों में बहुत सारे केमिकल पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ वो एग्रीकल्चर मशीनरी का यूज कर रहे हैं। प्लस हमारे जो किसान भाई हैं वो बहुत, अगर हम देखें तो वो हमारे देश की जीडीपी में 70% अगर हम देखें तो कंट्रीब्यूशन हमारा होता है। अगर हम देखें यहाँ पर तो 23% तक हमारे जो किसान भाई है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। कि जो आज हमारे किसान भाई हैं क्या वो इसी तरह से खेती करते आ रहे हैं। आज हम यहाँ पर जानेंगे कि जो आज जो खेती हो रही है, क्या आज से 50 साल 100 साल पहले भी इसी तरह की खेती होती थी। अगर हम देखें तो जो हमारे किसान भाई आज से 50 साल 100 साल पहले जो खेती करते थे वो टोटल जैविक खेती हुआ करती थी। उसमें किसी भी तरह का केमिकल इस्तेमाल नहीं होता था। तो हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे। हमारे देश की अगर हम बात करें तो हमारे देश में 1960 के दशक में हरित क्रांति है। हरित क्रांति में 4 चीजें थी जिनकी वजह से हमारे किसान भाई आज बेहतर फसल की पैदावार ले पा रहे हैं। पहली चीज थी केमिकल खाद। दूसरी चीज थी अगर हम देखें तो कीटनाशक दवाएं। और तीसरी जो चीज थी वो थे पेस्टिसाइड, हाइब्रिड सीड। साथ ही साथ अगर हम देखें तो आज के टाइम में हमारे जो किसान भाई हैं वो उतनी अच्छी सिंचाई नहीं कर पा रहे। तो पहले, आज से पहले जो सिंचाई हुआ करती थी वो बहुत ही सिंपल कुओं से, तालाबों से किसान सिंचाई करता था। लेकिन आज हम बहुत ही अच्छी तरह से सिंचाई कर पा रहे हैं और बड़ी बड़ी नदियों से नहरों को गांव तक पहुंचाया गया है, जिसकी वजह से आज हम बेहतर सिंचाई के साधन भी हम उपयोग में ला सकते हैं। अगर हम देखें 1960 के दशक में जो हरित क्रांति आई तो उसमें जो मेन चीजें थी वो उसी की वजह से हमारे देश की जो पैदावार है वो बढ़ी है। आज हमारे किसान भाई इतनी अच्छी अगर खेती कर पा रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं अगर श्रेय देखें तो उसका श्रेय जाता है आज के टाइम में जो हरित क्रांति है उसका। साथ ही साथ अगर हम देखें तो हमारे जो किसान भाई हैं वो आज बहुत अच्छी पैदावार कर पा रहे हैं। गेहूं और धान की पैदावार के मामले में अगर हम देखें तो आज पूरे विश्व में हम सेकंड नंबर पर आते हैं। दलहन की फसल में हम सेकंड नंबर पर आते हैं। साथ ही साथ आज के टाइम में अगर हम देखें तो तिलहन की फसल में हम थर्ड नंबर पर आते हैं। प्लस गन्ने और मूंगफली की फसल की पैदावार में पूरे विश्व में हम दूसरे नंबर पर आते हैं, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे देश में एक स्थिति ऐसी भी थी 1960 के पहले कि हमारे देश में भूखमरी की स्थिति आ गई थी। हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही थी और हमारे पास उतनी अच्छी खेती नहीं हो पा रही थी। हमारे पास एक लिमिटेड एरिया हुआ करता था और उसमें हम जैविक खादों को उपयोग करके ही थोड़ा बहुत हम पैदा कर पा रहे थे। साथ ही साथ हमारे पास उन्नतशील बीज भी नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज हम हरित क्रांति की वजह से इतनी अच्छी पैदावार ले पा रहे हैं। तो इसका श्रेय अगर हम देखें
तो आज हम चाय की फसल की पैदावार के मामले में पूरे विश्व में हम नंबर 1 पर आते हैं। साथ ही साथ कपास की फसल की पैदावार के मामले में हम 2 नंबर पर आते हैं, और एग्रीकल्चर मशीनरी की अगर हम बात करें तो इसके मामले में हम पूरे विश्व में 4th नंबर पर आते हैं। साथ ही साथ आज जो हमारा देश है वो आत्मनिर्भर बन चुका है। आत्मनिर्भर आज के टाइम में हम हैं। आत्मनिर्भरता का मतलब आज हमें किसी दूसरे देश से गेहूं और चावल को आयात करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हरित क्रांति की वजह से आज हम इतना अच्छा पैदावार कर पा रहे हैं कि हम दूसरे देशों में निर्यात कर रहे हैं। प्लस अगर हम विश्व बाजार की अगर हम बात करें तो विश्व बाजार में हम देखेंगे कि हमारा जो हिस्सा है वो 6% है, और हम 8वें स्थान पर टॉप 10 में हम पूरे विश्व में हम आते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो आज के टाइम में सबसे बड़ी बात क्या है कि हरित क्रांति की वजह से यूरिया और डीएपी की मात्रा हमारे देश में आई, और उसको हमने धीरे धीरे अपने खेतों में बढ़ाया। हमने उसकी मात्रा को बढ़ाया, और आज अगर हम देखें तो जो हमारे खेत हैं वो कहीं ना कहीं लगातार बीमार हो रहे हैं। मुख्य रूप से कीटनाशक दवाएं, अगर हम कीटनाशक दवाओं की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से अगर हम देखें तो फफूंदी नाशक, कीटनाशक और खरपतवार नाशकों की वजह से जो हमारे किसान हैं वो जो हमारी फसलों में रोग लगते हैं उन रोगों को वो रोक पा रहे हैं, जिससे हमारी फसल की पैदावार बेहतर हो रही है। साथ ही साथ यूरिया आया, डीएपी आया, जिसकी वजह से आज हमारी फसल की पैदावार बढ़ रही है। और अगर हम देखें तो और भी बहुत सारे केमिकल हैं, जैसे सल्फर है, कैल्शियम है, सोडियम है। ये बहुत सारी चीजों को हमारे किसान भाई अपने खेतों में डालते हैं ताकि वो अपनी फसल की पैदावार को बढ़ा सके। लेकिन अगर हम देखें तो आज हमारे भारतीय कृषि के लिए और साथ ही साथ किसानों के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी आ गई है। आज से जो 50 साल 60 साल पहले हमने जो हमारे किसानों ने यूज किया यूरिया और डीएपी को, तो उसकी वजह से आज हम बेहतर कर पा रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो हमारे पास हमारे किसानों के लिए संभावनाएं भी बहुत ज्यादा हैं कि आज हम जहां पर हम नंबर 2 पर हैं वहां पर हम नंबर 1 पर आ सकते हैं और अपनी फसल की पैदावार को और बढ़ा सकते हैं। हमारे पास संभावना यह है कि हमारे जो किसान भाई हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो हमारी फसल की पैदावार है उसकी क्वांटिटी के बारे में सोचा, लेकिन उन्होंने कभी भी क्वालिटी के बारे में नहीं सोचा। अगर हम देखें तो आज हमारे किसान भाई बहुत सारे कीटनाशक दवाओं का स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं, जिनकी वजह से आज जो हमारी मिट्टी है वो लगातार बीमार होती जा रही है। तो हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास चैलेंज ये है कि कैसे हम हमारी फसल की पैदावार को और बेहतर करें। 1960 के दशक में हमारे देश में हरित क्रांति आई, लेकिन आज हमारे देश को एक फिर से दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता है ताकि हम अपनी फसल की पैदावार को और ज्यादा बेहतर कर सके। जहां पर हमने रासायनिक खादों की वजह से, जहां पर हमने 1 क्विंटल में हमने 10 क्विंटल उगाया, आज जरूरत है कि हम वहां पर हम 20 क्विंटल 30 क्विंटल उगाएं। वो इसलिए क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन, जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जो हमारे शहर हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं। जो कृषि योग्य भूमि है वो कम होती जा रही है, शहर बढ़ रहा है, वहां पर कॉलोनियां बन रही है, वहां पर हॉस्पिटल बन रहे हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, जिनकी वजह से हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कम हो रही है। तो ये हमारे किसानों के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए कैसे हम हमारे रिसोर्स को हम बढ़ाएं, हम अपनी फसल की पैदावार को बढ़ाएं। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास किसानों की बहुत ज्यादा परेशानियां भी हैं आज के टाइम। परेशानियों की अगर हम बात करें तो जानेंगे हम कि हमारे किसानों की परेशानियां क्या क्या हैं। यहां पर अगर हम देखें तो आज जो किसान की सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या है कि उसका निवेश बहुत अधिक होने लगा है, वो खर्च बहुत ज्यादा कर रहा है। लेकिन अगर जिस हिसाब से वो खर्च कर रहा है अगर हम देखें तो उतनी अच्छी फसल की पैदावार वो नहीं ले पा रहा है। किसान खर्च कहां कहां पर करता है अगर हम देखें तो मुख्य रूप से जो हमारे किसान भाई होते हैं वो खर्च करते हैं शुरुआत से ही। किसी भी तरह की फसल लगाते हैं तो वो शुरुआत से ही खर्च करते हैं। जैसे किसान जब खेत को तैयार करता है, जुताई करता है, तो उसके लिए भी उसको खर्चा करना पड़ता है। अगर किसान हमारा खेतों में बीज लगा रहा है तो उसके लिए भी उसको खर्चा करना पड़ता है, पानी डालता है, खाद डालता है,
या फिर अगर हम देखें वो किसी भी तरह का छिड़काव करता है तो उसको उसके लिए भी बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। अगर हम छिड़काव की बात करें तो बहुत सारे किसान जो है अपने खेतों में बहुत सारे केमिकल का छिड़काव करते हैं। जैसे हम फफूंदी नाशक की हम बात करें, या फिर अगर हम कीटनाशक की बात करें, या फिर अगर हम बात करें खरपतवार नाशक की, और किसान बिना इसके आज के टाइम में खेती नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो इसके पीछे खर्च करने का जो उसका उद्देश्य है वो ये है कि फसलों में रोग को लगने नहीं देना चाहता है, और रोग को लगने की वजह से भी बहुत ज्यादा जो फसल होती है वो खराब हो जाती है, उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है और पैदावार भी कम हो जाती है। तो यहां पर हम जो किसान हमारा खर्चा कर रहा है उस खर्चों को हम बचा सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो हमारे किसान आज के टाइम में जो सबसे बड़ा खर्चा कर रहे हैं वो यूरिया और डीएपी पर भी एक बहुत बड़ा अपना हिस्सा खर्चा करते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो आज किसान जो है वो बहुत ज्यादा अपने खेतों में यूरिया डीएपी को डालता है, और वो सोचता है कि अगर हम इसकी मात्रा को हम ज्यादा डालेंगे तो हम फसल की पैदावार ज्यादा ले पाएंगे। लेकिन अगर हम देखें तो आज के टाइम में जो हमारे किसान हैं वो जब अपने खेतों में ज्यादा यूरिया डीएपी की मात्रा को डालते हैं तो उनकी मिट्टी की गुणवत्ता लगातार कम होती जाती है, और अगर मिट्टी की गुणवत्ता कम होती है तो उसकी फसल की पैदावार भी कम होगी। साथ ही साथ किसान अपने खेतों में यूरिया डीएपी की खपत अगर अधिक कर रहा है, वो ज्यादा डाल रहा है, तो उसकी फसलों में रोग भी बहुत ज्यादा आएंगे, और जब फसलों में रोग ज्यादा आएंगे तो उसको फिर से स्प्रे करने के लिए, तरह तरह के छिड़काव को करने के लिए उसका खर्चा बढ़ेगा। साथ ही साथ अगर हम देखें तो आज जो मिट्टी है उसमें नमी का स्तर भी बहुत ज्यादा कम हो गया है, उसकी वजह से भी मिट्टी हमारी किसान लगातार सख्त होती जा रही है, और मिट्टी के सख्त होने की वजह से उसमें सही तरह से पोषक तत्वों की मात्रा नहीं हो पाती है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो मिट्टी सख्त होने की वजह से उसमें नमी भी ज्यादा समय तक नहीं रह पाती है, तो उस पर किसान के फसल की पैदावार पर प्रभाव पड़ता है। यहां पर अगर हम देखें तो आज के टाइम में मृदा की स्वस्थ गुणवत्ता जो है वो भी कम हो गई है, मतलब जो हमारी मिट्टी है उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है। पिछले 50 सालों की अगर हम देखें आज के टाइम में, तो पिछले 50 सालों से हम लगातार यूरिया और डीएपी की मात्रा को हम यूज करते आ रहे हैं, और यूरिया डीएपी की मात्रा को यूज करने की वजह से हमारी मिट्टी की गुणवत्ता लगातार कम हो गई। एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं आप समझे तो मैं आपको समझाना चाहूंगा। आपने देखा होगा कि आज से 20 साल 30 साल पहले हमारे खेतों की मिट्टी में केचुए हुआ करते थे, लेकिन आज वो सारे के सारे केचुए खत्म हो गए हैं। और वो जो केचुए खत्म हो गए वो किसकी वजह से खत्म हो गए? वो यूरिया की वजह से और डीएपी की वजह से। साथ ही साथ अगर हम देखें तो मिट्टी की गुणवत्ता का कम होने का एक वजह और भी है कि हम बहुत सारी कीटनाशक दवाओं का स्प्रे करते हैं। जैसे अगर हम देखें मैंकोजेब है और डीडीटी है, ये बहुत सारे कीटनाशक ऐसे हैं जो हमारी मिट्टी में कई सालों तक बने रहते हैं। डीडीटी की अगर हम बात करें तो ये शुरुआत में ये पेस्टिसाइड आया, और ये जब पेस्टिसाइड आया तो ये हमारी मिट्टी में जब एक बार स्प्रे हो जाता है तो ये हमारी मिट्टी में करीब करीब 30 साल तक वैसे का वैसा ही बना रहता है, इसके रिड्यूस उसमें पड़े होते हैं। और हर बार जब हम फसल लेते हैं तो वो हमारे अनाज के साथ वो हमारे शरीर में भी आते हैं और हमारे मिट्टी की गुणवत्ता को कम करते हैं, साथ ही साथ हमें भी बहुत ज्यादा बीमार करते हैं। साथ ही साथ केचुआ तो हमें अपनी मिट्टी में दिखता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, तो वो जीवाणु भी लगातार हमारी मिट्टी से कम हो रहे हैं। और वैज्ञानिकों का भी ये कहना है कि अगर हम इसी तरह से यूरिया डीएपी का और कीटनाशक दवाओं का अगर हम इस्तेमाल करते रहेंगे कि वो दूर नहीं है जब हमारी मिट्टी बंजर हो जाएगी। और बंजरता का मतलब क्या होता है? बंजर का मतलब क्या होता है कि मिट्टी में किसी भी तरह का जीव जो पनप ना सके उसी को हम बोलते हैं बंजर। तो यहां पर हमें अपनी मिट्टी की गुणवत्ता को स्वस्थ करना होगा। अगर हमारी मिट्टी स्वस्थ होगी तभी हमारी सेहत अच्छी होगी, तभी हमारे जो किसान भाई हैं वो अधिक उपज की पैदावार ले पाएंगे। साथ ही साथ अगर हम देखें तो एक बहुत ही सिंपल उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। जब हम किसी प्रोस्पेक्ट से अपने मिलते हैं और उसको जब हम अपने हेल्थ के प्रोडक्ट जब हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम उसको पहला प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं उसको एलोवेरा जूस, ताकि उसके जो बॉडी में केमिकल है उसके केमिकल को हम डिटॉक्सिफाई करें, और फिर उसके बाद अगर हम अपने और भी अगर कई प्रोडक्ट देते हैं
उसकी बॉडी में प्रॉपर वो काम कर सके। ठीक इसी तरह से जो हमारे मिट्टी है, उसमें जो हम इतने सालों से लगातार केमिकल की मात्रा को डालते आ रहे हैं, उसकी मात्रा को हमें कम करना होगा। आप कह सकते हैं कि हमारी मिट्टी को डिटॉक्सिफाई करना होगा। अगर हमारी मिट्टी डिटॉक्सिफाई होगी, हमारी मिट्टी की गुणवत्ता उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। तो यहां पर हमारे जो किसान भाई है, वो अपने खेतों में यूरिया डीएपी की मात्रा को कम कैसे डालना है, बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। पहले तो मिट्टी की किसान को जांच करवानी चाहिए, उसकी टेस्ट करवानी चाहिए, ताकि उसको ये पता चल सके कि उसको अपनी मिट्टी में कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता है और कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं है। जिस पोषक तत्व की आवश्यकता है उसको डालना है, और जिस पोषक तत्व की आवश्यकता नहीं है उसको डालने की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से भी अगर हम देखें तो किसान जो है वो लगातार अपने खेतों में बहुत ज्यादा यूरिया डीएपी की मात्रा को डालता है, और मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो लगातार कम होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मिट्टी की किसान जांच करवाता है तो मुख्य रूप से हमें 4 चीजों की जांच करवानी चाहिए, 4 पोषक तत्वों के बारे में। पहला, अगर हम देखें नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस और तीसरा पोटास। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की जांच करवानी चाहिए। और जो चौथी चीज है वो है पीएच वैल्यू की। पीएच वैल्यू से ये पता चलता है कि हमारे मिट्टी की गुणवत्ता क्या है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका एक पैमाना होता है जो 0 से लेकर के 14 तक होता है, और अगर इसका पैमाना 6 से 7 के बीच में होता है तो हमारी मिट्टी नॉर्मल होती है, हमारी मिट्टी सामान्य होती है। और उस समय पर हमारी मिट्टी जब सामान्य होती है तो उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है और वो अधिक पैदावार कर पाती है। लेकिन आज हमारी मिट्टी सामान्य नहीं है। अगर मिट्टी की जो पीएच वैल्यू है वो अगर 6 से कम होगा तो हमारी मिट्टी एसिडिक होगी। और एसिडिक कब होती है? जब किसान अपने खेतों में बहुत ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल करता है तो मिट्टी एसिडिक होती है। और किसान जब अपने खेतों में बहुत ज्यादा डीएपी का इस्तेमाल करता है तो मिट्टी एल्कलाइन होती है, मतलब उसका पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 से ज्यादा हो जाता है। बहुत ही सिंपल, मैं आपको एक उदाहरण से इसको समझाना चाहूंगा। एक मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और उसके शरीर में किसी तरह का रोग है, और उसको हम बहुत अच्छा अच्छा भोजन दें, 56 भोग दें, क्या उसके शरीर में लगेगा? अगर हम देखें तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है और उसके शरीर में किसी भी तरह की बीमारी नहीं है, अगर उसको हम कम खाना भी देंगे, नमक रोटी भी देंगे, तो उसके शरीर में सही तरह से लगेगा और उसके शरीर में वो विकास भी करेगा। ठीक इसी तरह से हमारी मिट्टी के बारे में भी यही चीज है। अगर उसकी जो पीएच वैल्यू है अगर वो स्वस्थ होगी, तभी जो हमारे किसान भाई अपने खेतों में जो सारे के सारे पोषक तत्व डालते हैं उसको अगर वो डालेगा, तभी उसका पूरा का पूरा उसको फायदा मिल पाएगा। तो किसान जो यूरिया डीएपी डाल रहा है और बहुत सारी कीटनाशक दवाइयों को डाल रहा है, इसकी वजह से ही उसकी मिट्टी की गुणवत्ता लगातार कम होती जा रही है, और इसका सीधा प्रभाव उसके कम उपज पर पड़ता है। तो किसान की जो उपज है वो भी कम हो रही है, गुणवत्ता कम हो रही है। तो यहां पर हमारी जो किसानों की परेशानियां हैं उनको हम सुधार सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जैविक की सहायता से। अगर हम जैविक को अपनाएं, जैविक को अगर हम से खेती करें, तो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता का सुधार होगा, हमारी जो फसलें हैं उसकी भी पैदावार हम ज्यादा ले पाएंगे, और साथ ही साथ हमारी जो स्वस्थ है, जो हमारा स्वस्थ है, उस स्वस्थ को भी हम बेहतर कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो हमारे देश में जो पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं किसान, अपने खेतों में डाल रहे हैं, वो 65% तक कीटनाशक को डालते हैं। फफूंदी नाशक की अगर हम बात करें तो 15% तक हमारे किसान भाई अपने खेतों में डालते हैं। खरपतवार नाशक भी 16% डाल रहे हैं। तो इसकी अगर देखें तो ये बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ अगर हम क्रॉप वाइज देखें कि फसल में क्या क्या वो डालते हैं, तो 50% तक कपास में डाल रहे हैं। और फलों सब्जियों की अगर हम बात करें तो इसमें भी किसान डाल रहा है। हाँ, फलों सब्जियों की अगर हम बात करें तो किसान इसमें बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड की मात्रा को स्प्रे करता है, छिड़काव करता है, जिसकी वजह से जो हमारे खेत की मिट्टी है वो बीमार होती है। साथ ही साथ बहुत सारे किसान तो ऐसे हैं कि सुबह उसको स्प्रे करते हैं और शाम को सब्जी को तोड़ते हैं और वो मार्केट में सेल कर देते हैं। जबकि जो पेस्टिसाइड कंपनियां होती हैं वो रिकमेंड करती हैं कि अगर आप इसको किसी भी तरह के सब्जियों में अगर आप स्प्रे करते हैं तो 1 हफ्ते तक आप उस सब्जी का प्रयोग ना करें। लेकिन हमारे किसान भाई इस तरह से करते हैं और वो सीधा सीधा हमारे शरीर में जाता है। साथ ही साथ अगर हम राज्यों की अगर हम बात करें तो
आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड यूज होता है, और पंजाब में अगर हम देखें तो करीब करीब 15% 16% तक पूरे देश में जो केमिकल प्रोडक्शन हो रहा है उसका इस्तेमाल होता है पंजाब में। तो ये कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? इसको लगातार कम होना चाहिए। साथ ही साथ ये हमारे पूरे पर्यावरण को भी बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है। अगर हम पर्यावरण की बात करें तो एक शुरुआत में एक केमिकल आया था, कीटनाशक आया था जिसको हम डीडीटी बोलते हैं। जब डीडीटी को किसानों ने स्प्रे किया, अपने खेतों में डाला, तो वो जब बारिश होती है तो उससे वो बह करके नदी नालों में गया और लीच करके वो ग्राउंड वाटर में गया। और जब बीमार होना शुरू हुआ तो वैज्ञानिकों ने जब इसका टेस्ट किया, इसका सर्वे किया, तो वो ये पाया कि जो डीडीटी है वो मिट्टी में, पानी में कई सालों तक लगातार बना रहता है और वो हमारे शरीर में भी जाता है और हमारे पूरे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पूरे पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, हमारे मिट्टी के लिए, हमारी पानी के लिए, साथ ही साथ हमारे शरीर के लिए भी। तो यहां पर हम जानेंगे कि ये केमिकल कैसे हम इसको सुधार सकते हैं। प्लस अगर हम देखें ये जो केमिकल एनवायरनमेंट में जा रहा है, ये कहीं ना कहीं घूम फिरकर हमारे शरीर में ही आता है और हमें बीमार बनाता है। और इसी वजह से अगर हम आज के टाइम में देखें तो बहुत ज्यादा बीमारियां हो रही हैं। साथ ही साथ यहां पर आपके सामने एक फिगर है, आप देखेंगे कि किसान जो है अपने खेतों में वो केमिकल का स्प्रे कर रहा है, और जब उस किसान उस खेत से जब चारों को पशुओं को ले जाकर के खिलाता है तो वो केमिकल पशुओं में भी जाता है और फिर वो पशुओं से हमारे शरीर में, हमारे बच्चों में आता है और उनको बीमार बनाता है, साथ ही साथ हमें भी बीमार बनाता है। और डेयरी प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो हम किसी ना किसी रूप में रोज हम डेयरी प्रोडक्ट को यूज करते हैं। मतलब अगर हम आज के टाइम में देखें, हम सुबह से शाम तक जो भी चीजें खा रहे हैं उसमें एक केमिकल का एक ग्रुप शामिल है, पेस्टिसाइड का एक ग्रुप शामिल है, एक समूह पूरा का पूरा हम रोज इनहेल कर रहे हैं। इसी वजह से आज हमारे शरीर में बहुत ज्यादा बीमारियां हैं। साथ ही साथ किसान भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। तो यहां पर कैसे हम अपने भविष्य को सुधार सकते हैं, कैसे हम अपने भविष्य को बेहतर कर सकते हैं? अगर हमें अपने भविष्य को बेहतर करना है तो हमें और हमारे किसानों को जैविक उर्वरक को अपनाना होगा, केमिकल पेस्टिसाइड को छोड़ना होगा, साथ ही साथ जैविक को अपना करके ताकि हम अपने भविष्य को बेहतर कर सकें, अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें और हम ज्यादा से ज्यादा पैदावार भी ले सकें। तो आइए अगर हम देखें तो आज के टाइम में जैविक उर्वरक है क्या और इसको कैसे प्रयोग में किया जाता है। अगर हम जैविक उर्वरक की अगर हम बात करें तो आज हम जो भी फसलों पे हमारे रोग लगते हैं उसमें हम बायो कंट्रोल करते हैं, केमिकल कंट्रोल नहीं करते हैं। केमिकल कंट्रोल की अगर हम बात करें तो जो किसान पेस्टिसाइड यूज करता है, फंगिसाइड यूज करता है, इंसेक्टिसाइड यूज करता है, वो केमिकल कंट्रोल होता है। लेकिन यहां पर आज हम बायो कंट्रोल की बात करते हैं। बायो कंट्रोल का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर हम देखें जो हमारे फसलों में जो कीड़े लगते हैं, जो हमारे फसलों में जो कीड़े लगते हैं हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, कीड़ों की अगर हम बात करें तो वो दो तरह के होते हैं, एक वेज होता है, एक नॉन वेज होता है। वेज कीड़ा वो होता है जो हमारी फसलों को खाता है और नॉन वेज वो होता है जो उस फसल को खाने वाले कीड़े को ही खा जाता है। तो आज के टाइम में हम करते क्या है कि हम जो नॉन वेज कीड़े हैं उनको हम बढ़ाते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उनको हम चुन लेते हैं, चुनने के बाद उनकी संख्या को बढ़ाते हैं और बढ़ाने के बाद उनको हम फिर से ले जाकर के उस फसल में डाल देते हैं। तो वो करते क्या है कि वो उन हानिकारक कीड़ों को नष्ट कर देते हैं, खा जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी फसल में किसी भी तरह से कीड़ों का नुकसान नहीं होता। ठीक इसी तरह से हम फंगस के लिए भी करते हैं, ठीक इसी तरह से हम बैक्टीरिया के लिए भी करते हैं। तो आज के टाइम में बायो कंट्रोल जो टेक्निक है इसके द्वारा ऐसे जीवाणुओं को बढ़ाया जाता है जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, और उन लाभदायक जीवाणुओं को हम जब खेतों में डालते हैं तो वो हानिकारक जीवाणुओं को, हानिकारक फफूंदी को नष्ट कर देते हैं, जिससे हमारी फसल सुरक्षित रहती है और इसको हम बोलते हैं बायो कंट्रोल। अगर हम देखें तो हमारी फसलों में कौन कौन से तरह के रोग जो हमारी फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। फंगस की अगर हम बात करें तो ये फंगस जो है हमारी फसलों में बहुत ज्यादा रोग लगता है और ये फलों में, फूलों में, तनों में,
हर जगह पर ये नुकसान पहुंचाता है। साथ ही साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हमारी फसलों में बहुत ज्यादा होता है। और इन सभी तरह के रोगों को हम रोक सकते हैं विदाउट केमिकल, मतलब बायो कंट्रोल के द्वारा हम जैविक चीजों से भी इन सारे तरह रोगों को रोक सकते हैं। और अगर हम रोकते हैं तो ये हमारे किसानों को बहुत सारे तरह के अवसर भी देगा। अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों को किस तरह से ये अवसर देता है, बहुत ही सिंपल। हमारे जो जैविक प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। इनको इस्तेमाल करने से किसान की लागत भी कम होती है और लंबा स्थायी परिणाम होता है। ये हमारी मिट्टी के लिए अच्छा होता है, मनुष्यों के लिए सुरक्षित होता है, मतलब ये हमें किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। साथ ही साथ ये हमारी फसलों में जो उपज होती है उसमें सुधार करेगा और हमारे पौधों के लिए बेहतर। बहुत ही सिंपल, अगर हम देखें तो आज जो हमारे किसान भाई केमिकल का उपयोग कर रहे हैं, यूरिया का उपयोग कर रहे हैं, डीएपी का उपयोग कर रहे हैं, ये हमारे सेहत के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। अगर हमें अपने भविष्य को सुरक्षित रखना है, हमने अपने भविष्य को बेहतर करना है कि आने वाली पीढ़ी भी जो हमारे खेत हैं उनसे वो पैदावार ले सके, तो हमारे किसानों को जैविक अपनाना होगा। अगर हम आज के टाइम में देखें तो बहुत सारी कंपनियां, जिसमें हमारी भी कंपनी, बहुत सारे एनजीओ, साथ ही साथ गवर्नमेंट भी ऐसे अभियान चला रही है कि जो हमारे किसान भाई हैं वो केमिकल की मात्रा को कम करें और जैविक खेती को अपनाएं। आज से 100 साल पहले जैविक खेती ही हुआ करती थी। उस समय पर कोई बीमार नहीं होता था, उस समय पर लोगों की उम्र भी बहुत ज्यादा लंबी हुआ करती थी। लेकिन जब से हमने पिछले 50 सालों से 60 सालों से लगातार केमिकल का इस्तेमाल करना शुरू किया है, हमारे जो मनुष्य हैं उनकी औसत आयु भी कम हो गई है। साथ ही साथ हमारे शरीर में बहुत ज्यादा बीमारियां भी आ गई। तो आज नहीं तो कल हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। और अगर हम देखें तो आज के टाइम में किसान जो है वो धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम अपने बात करें तो हमारे देश का एक राज्य है जिसको हम सिक्किम बोलते हैं। सिक्किम जो है वो पूरी तरह से कंप्लीटली जैविक राज्य घोषित हो चुका है। वहां पर सरकार ने ही बैन कर दिया बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर को, केमिकल पेस्टिसाइड को। साथ ही साथ अगर हम देखें तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे केमिकल का आज के टाइम भी हमारे किसान भाई उपयोग कर रहे हैं जो कई साल पहले हमारे देश में बैन हो चुके हैं। और इसी वजह से हमारे शरीर में इतनी ज्यादा बीमारी आ रही। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हमारे किसान भाई अपने खेतों में जो उनकी लागत लग रही है उसको कम कर सकते हैं और अपनी मिट्टी का सुधार कर सकते हैं, अपनी फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं और जो उनकी फसलों में रोग लगते हैं उनको भी वो कैसे कम कर सकते हैं। तो पेश है आपके सामने हमारी आईएमसी एग्रो रेंज, जिसकी सहायता से हमारे किसान भाई बहुत बेहतर खेती कर सकते हैं, अपनी मिट्टी का सुधार कर सकते हैं, अपनी फसल की पैदावार का बढ़ा सकते हैं, जिससे उनकी फसल बेहतर होगी, उनकी लागत कम होगी और हम स्वस्थ भी होंगे। तो आइए चलते हैं हमारे प्रोडक्ट की तरफ। हमारा पहला प्रोडक्ट है जिसका नाम है हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर। इस प्रोडक्ट के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। इस प्रोडक्ट की बात करें तो ये हमारा प्रोडक्ट लिक्विड में आता है और ये हमारा प्रोडक्ट 1 लीटर और 500 ml की बोतल में अवेलेबल है। इसके इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें तो ये प्राकृतिक रूप से बना हुआ, प्राकृतिक चीजों से ही लेकर के इसको बनाया गया है और ये हमारे लिए, हमारी फसलों के लिए बहुत अच्छा है। किस तरह से? ये हमारे पर्यावरण को, पशु पक्षी को, हमारी मिट्टी को, हमारी फसल को किसी भी तरह से कोई भी नुकसान नहीं करता है। ये हमारी फसल की पैदावार को बढ़ाने में मदद करता है। तो आइए जानते हैं कैसे ये मदद करेगा। अगर हम अपने इन प्रोडक्ट की बात करें तो हमारे इस प्रोडक्ट को कंप्लीट फूड कहा जाता है। कंप्लीट फूड कहा जाता है। इसकी सहायता से जो हमारे किसान भाई हैं वो अपनी फसलों को बेहतर कर सकते हैं। जैसे हमारे शरीर के लिए बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है कि हमारा शरीर सही तरह से वृद्धि कर सके, ठीक इसी तरह से हमारे पौधों के लिए भी बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, मिनरल्स की आवश्यकता होती है, विटामिन की आवश्यकता होती है। तो यहां पर हमारा ये प्रोडक्ट हमारे फसलों को बहुत सारे तरह के पोषक तत्व देगा और साथ ही साथ
हमारे फसलों में जो रोग लगते हैं उनको भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। तो आइए जानते हैं कैसे ये करेगा। अगर हम ये देखें तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये 5 चीजों से मिलकर के बना हुआ है। एलोवेरा, नीम है इसमें लेहबेरी है, इसमें आंवला है और इसमें काऊ यूरिन है। तो अगर हम बात करें एलोवेरा की, तो एलोवेरा को एक कंप्लीट फूड कहा जाता है हमारी फसलों के लिए। इसमें मिनरल्स भी होते हैं, इसमें विटामिन भी होते हैं, इसमें एमिनो एसिड भी होते हैं और साथ ही साथ ये एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीसेप्टिक होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है, जो हमारे फसलों में बहुत सारे तरह के फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में भी मदद करेगा, जिससे हमारा पौधा स्वस्थ होगा और हमारा फसल की पैदावार बेहतर होगी। साथ ही साथ लेबेरी की अगर हम बात करें तो लेबेरी में हम सभी लोग जानते हैं इसमें 100 से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें विटामिन ई होता है, इसमें विटामिन बी होता है, B12 होता है, साथ ही साथ 24 तरह के मिनरल और 18 तरह के एमिनो एसिड इसमें पाए जाते हैं, जो हमारे पौधों के लिए, हमारी फसलों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। नीम की अगर हम बात करें तो नीम के बारे में हम सभी लोग बहुत पहले से जानते हैं कि इसको नेचुरल पेस्टिसाइड के रूप में यूज किया जाता है। आपने देखा होगा किसान क्या करता है, जब उसको अनाज को स्टोर करना होता है तो वो नीम की कुछ पत्तियों को तोड़कर उस अनाज के बीच में रख देता है ताकि उसमें किसी तरह के कीड़े ना लगे। तो हमारा ये नीम जो है इसमें इसलिए ऐड किया गया है कि ताकि हमारी फसलों को हम जो कीड़े से नुकसान होता है उस नुकसान को बचा सके, हमारी फसलों में कीड़े बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचा सके। आंवला की अगर हम बात करें तो आंवला जो है वो विटामिन सी का भंडार होता है। ये हमारे पौधों के इम्यून सिस्टम को बेहतर करने में मदद करता है। बहुत ही सिंपल, अगर हम देखें तो आज के टाइम में हम लोग इम्यून सिस्टम के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। कोरोना की वजह से हमें भी अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करना है ताकि हमें उससे किसी भी तरह का नुकसान ना हो, वो हमें प्रभावित ना कर सके। तो यहां पर आंवला इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि ये विटामिन सी का भंडार होता है और ये हमारे पौधों के इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है और साथ ही साथ हमारे जो फसलें होती हैं उनमें उनमें हमारे सूर्य की रोशनी से जो हानिकारक किरणें होती हैं उनको भी बचाने में मदद करता है। साथ ही साथ हम बात करें गौमूत्र की, तो गौमूत्र में मुख्य रूप से 3 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये 3 पोषक तत्व हमारे पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का काम क्या होता है, ये हमारे फसलों में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है, हरेपन को बढ़ाता है, जिससे हमारा पौधा अब फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है उसको वो बेहतर कर सके और पौधों के लिए भोजन बनाकर ज्यादा से ज्यादा पैदावार कर सके। फास्फोरस की अगर हम बात करें तो ये जड़ों के विकास में हेल्प करता है, साथ ही साथ ये पौधे को घना करता है, ज्यादा से ज्यादा टेलरिंग करता है, जिससे हमारी फसल की पैदावार बढ़ सके। और पोटास की अगर हम बात करें तो जो पोटास का काम होता है वो तनों को मजबूत करना होता है, जिससे हमारी फसल की पैदावार बेहतर हो सके। और साथ ही साथ इस प्रोडक्ट में कैल्शियम भी है, गौमूत्र में कैल्शियम भी होता है। कैल्शियम की अगर हम बात करें तो कैल्शियम का जो मुख्य उद्देश्य होता है, मुख्य कार्य जो होता है, वो हमारी मिट्टी से पोषक तत्वों को फलों तक, फूलों तक पहुंचाना। तो ये पोषक तत्व भी देगा हमारी फसलों को, जिससे हमारी जो मिट्टी है वो भी बेहतर होगी, हमारी जो फसल है वो भी बेहतर होगी। और साथ ही साथ इस प्रोडक्ट का उपयोग हम फूलों में कर सकते हैं, इसको फलों में कर सकते हैं। जब फूल आता है तो उस समय पर स्प्रे गर्म करते हैं तो ये हमारे फसल की वृद्धि करता है, फलों के विकास करने में मदद करता है और साथ ही साथ ये उसमें चमक लाने में भी मदद करता है। प्लस मैं आपको बताना चाहूंगा इस प्रोडक्ट का हम किसी भी तरह की फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम सब्जियों वाली फसलें लगा रहे हैं, हमारे किसान भाई किसी भी तरह की फसल लगाते हैं, जैसे सब्जियों की फसलें हैं, अनाज की फसलें हैं या फिर और भी किसी तरह की फसल है, बागवानी की फसलें हैं, तो वहां पर इस प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। साथ ही साथ आइए जानते हैं कि इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इसको हमें कैसे इस्तेमाल करना हो। हमारे इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने का तरीका अगर हम देखें तो बहुत ही आसान है। इसको हमें शुरुआत से करना होगा। शुरुआत की अगर हम बात करें तो आपने देखा है कि किसान जब किसी भी तरह की फसल लगाता है तो शुरुआत कहां से करता है, वो शुरुआत करता है मिट्टी को तैयार करने से। वो शुरुआत करता है मिट्टी को तैयार करने से। पहले वो जुताई करता है,
फिर उसमें वो बीज लगाता है, फिर उसमें वो पानी डालेगा, उसमें जरूरत पड़ने पर खाद डालेगा, और फिर उसमें जब फसल बड़ी होगी तो वो छिड़काव के रूप में इस्तेमाल करेगा। तो यहां पर हमें अपने इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल शुरुआत से करना है। शुरुआत कहां से करनी होगी? बहुत ही सिंपल तरीका है, जिसको हम बोलते हैं मिट्टी का उपचार। तो हमें करना क्या होगा? हमें 500 ml की बोतल को लेना है, उसको हमें गोबर की खाद में या मिट्टी में मिक्स करना है। हमें गोबर की खाद कितनी लेनी होगी? हमें 50 से लेकर के 100 किलो तक गोबर की खाद लेनी होगी, उसमें मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको हम खेतों में डाल देंगे। मिट्टी में ये पहुंचेगा तो ये 4 तरह के फायदे करता है। पहला, हमारी मिट्टी का जो पीएच वैल्यू है उसको नॉर्मल करेगा। दूसरा, जो हमारी मिट्टी में किसान इतने सालों से लगातार केमिकल का उपयोग करता रहा है, उस केमिकल की मात्रा को कम करेगा। तीसरा, हमारी मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाएगा। और अगर फोर्थ अगर हम बात करें तो जो हमारी मिट्टी में जो रोग कारक है, फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उन इन्फेक्शन को रोकने में भी मदद करेगा, जिससे हमारी मिट्टी का सुधार होगा और हमारे किसान भाई अच्छी पैदावार ले पाएंगे। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इस प्रोडक्ट को हम बीज के उपचार में भी कर सकते हैं। सीड के ट्रीटमेंट में करने के लिए हमें क्या करना होगा? बहुत ही सिंपल तरीका है। हमें करना क्या होगा? हमें 1 किलो बीज लेना है, उसमें हमें 2 से 10 ml तक एग्रो ग्रोथ बूस्टर को डालना है, मिक्स करना है, और फिर 3-4 घंटे के लिए हमें उसको रख देना है। फिर उसके बाद फायदा क्या होगा कि हमारा जो बीज है उसका अंकुरण बेहतर होगा, प्लस बीज में किसी भी तरह की बीमारी भी नहीं लगेगी, जिससे हमारी फसल बेहतर होगी। अगर हमारा पौधा स्वस्थ होगा तो हमारी फसल की पैदावार बेहतर होगी। साथ ही साथ हमारे किसान भाई इस प्रोडक्ट को स्प्रे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रे हमें कब करना है? जैसे ही हमारी फसल 40 से 45 दिन की हो जाएगी, हम अपने इस प्रोडक्ट का स्प्रे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें करना क्या होगा? बहुत ही सिंपल तरीका है। हमें 15 लीटर की टंकी लेनी होगी, उसमें हमें 40 से लेकर के 50 ml तक हमें डालना है एग्रो ग्रोथ बूस्टर को, मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद इसको हमें खेतों में स्प्रे कर देना है, छिड़काव कर देना है। इससे फायदा क्या होगा कि हमारे फसलों को सारे तरह के पोषक तत्व मिलेंगे, और हमारी फसलों में जो पत्तों में जो फंगल इन्फेक्शन होगा या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, उन इन्फेक्शन को रोक करके हमारी फसलों का सुधार करने में मदद करेगा। तो इस तरह से हम अपने इस प्रोडक्ट का यूज करके बेहतर फसल की पैदावार को ले सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट का यूज करके हमारे किसान भाई जो है वो मिट्टी का सुधार कर सकते हैं, प्लस जो फसल है उसके बेहतर ग्रोथ के लिए कर सकते हैं। तो मिट्टी का सुधार होगा, फसलों में किसी तरह का रोग नहीं लगेगा, हमारी फसल स्वस्थ रहेगी, तो हमारी फसल की पैदावार बढ़ेगी। तो ये था हमारा पहला प्रोडक्ट। साथ ही साथ अगर हम देखें तो हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट भी आ चुका है, और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा ये प्रोडक्ट आपको आपके एसडी पर, आपके टीडी पर अवेलेबल हो जाएगा। तो आइए जानते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। तो इस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो हमारा ये प्रोडक्ट है एग्रो एक्टिवेटर। ये आधा लीटर की पैकिंग में अवेलेबल है। और आइए जानते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में कि ये प्रोडक्ट हमारे किसानों के कैसे मदद करेगा उनकी फसल को बेहतर करने के लिए और उनकी पैदावार को भी बढ़ाने के लिए। तो इस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ये प्रोडक्ट है क्या? इस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ये प्रोडक्ट है एक सिलिकॉन बेस्ड सर्फेक्टेंट होता है, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट होता है। इसको हम एक बहुउद्देशीय गुणवर्धक स्प्रे भी बोलते हैं, और इसका काम होता है किसी भी चीज की क्षमता को बढ़ा देना। जैसे किसान जो है वो किसी बहुत सारे तरह के कीटनाशक, फफूंदी नाशक, खरपतवार नाशक का छिड़काव करता है, तो ये उसके असर को बढ़ा देता है, उसका कवरेज एरिया बढ़ा देगा, जिससे किसान उसको आसानी से स्प्रे कर पाएगा और उसका पूरा लाभ ले पाएगा। तो ये सर्फेक्टेंट होता है। और आप जानते हैं कि ये कैसे काम करेगा? बहुत ही सिंपल। अगर हम देखें तो पत्तों पर जब किसान किसी भी तरह की दवा को पानी में घोलकर स्प्रे करता है तो वो बूंद के रूप में रुक जाता है, और आप फिगर में भी देख रहे हैं कि ये बूंद बूंद के रूप में रुका रहेगा। तो जहां पर बूंद होगी वहीं पर दवा का असर होगा, और जहां पर बूंद नहीं होती है वहां पर दवा का असर नहीं हो पाता है। और अगर तेजी से हवा चलती है या बारिश आती है तो जो किसान स्प्रे करता है वो दवा धुल जाती है। इससे होता क्या है? किसान की मेहनत खराब होती है, साथ ही साथ किसान की लागत भी बढ़ जाती है। तो इस प्रोडक्ट को आइए जानते हैं कि इसको ये प्रोडक्ट काम कैसे करेगा। जब हम एग्रो एक्टिवेटर को किसान किसी भी तरह की दवा को घोलता है तो हमें उस पे इसको ऐड करना है।
ये एक नॉन आयनिक सरफेक्टेंट होता है जिसका काम होता है ड्रॉप के सरफेस टेंशन को ब्रेक कर देना, मतलब बूंद के सतही तनाव को ये तोड़ देता है, जिससे बूंद फैल जाती है और पूरे पत्ते पर एक सार फैलती है और पत्तों के ऊपरी परत में ये अंदर तक भी जाती है, जिससे दवा का असर लंबे समय तक हमारे पत्तों पर बना रहता है और किसान का छिड़काव भी कम हो जाता है। इसको स्प्रे करने के बाद, ऐड करने के बाद एग्रो एक्टिवेटर को अगर किसान स्प्रे करता है और उसके बाद बारिश पे आ जाती है तो दवा बिल्कुल धुलती नहीं है, मतलब किसान की मेहनत खराब नहीं होगी, पेस्टिसाइड का पूरा असर होगा, जिससे हमारे किसान जो जिस पर्पज से कर रहे हैं, रोगों को रोकने के लिए कर रहे हैं, वो कंट्रोल होगा और हमारे किसान जो है वो अच्छी फसल की पैदावार ले पाएंगे। तो इस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ये प्रोडक्ट हमारा किसी भी तरह से हमारी फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, ये नॉन टॉक्सिक होता है और इसको हम हर एक तरह की फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं अपने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में। बहुत ही सिंपल, किसान जब खरपतवार नाशक स्प्रे करता है, खरपतवार नाशक को हम हर्बिसाइड भी बोलते हैं, इसको हम अनवांटेड प्लांट भी बोलते हैं, जो हमारी फसलों में उगाते हैं, उनको मारने के लिए किसान स्प्रे करता है। तो हमें इसको करना क्या होगा, किसान जब 15 लीटर की टंकी में खरपतवार नाशक घोल लेता है तो हमें उस टंकी में 20 ml एग्रो एक्टिवेटर को ऐड करना है और छिड़काव कर देना है। इससे फायदा क्या होगा, फायदा यह होगा कि उसका असर ज्यादा हो जाएगा और वो एक बार में ही वो पूरा का पूरा उसको लाभ मिल जाएगा। बहुत सारे किसान क्या करते हैं, खरपतवार नाशक को 2 से 3 बार स्प्रे करते हैं, कई बार ज्यादा भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर एग्रो एक्टिवेटर को ऐड करने के बाद उसको ज्यादा स्प्रे नहीं करना पड़ेगा, एक बार में ही उसका पूरा का पूरा रिजल्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर किसान कीटनाशक करता है, फफूंदी नाशक करता है या पर्णीय उर्वरक करता है, या फिर अगर किसान हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर को स्प्रे कर रहा है, तो 15 लीटर की टंकी में हम इस प्रोडक्ट को, एग्रो एक्टिवेटर को 5 से 10 ml ऐड करेंगे और अपने खेतों में स्प्रे कर देंगे। इससे फायदा क्या होगा कि स्प्रे कम करना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट का असर बढ़ाता है। तो फायदा क्या होता है कि किसान का जो स्प्रे है, नंबर ऑफ स्प्रे है वो कम हो जाता है। मान लीजिए किसान कोई सब्जी की फसल लगाया हुआ है और वहां पर वो महीने में 10 बार स्प्रे कर रहा है या पूरे सीजन में वो 10 बार स्प्रे कर रहा है, अगर उसके स्प्रे में चाहे वो कीटनाशक हो चाहे वो फफूंदी नाशक हो, अगर वो एग्रो एक्टिवेटर ऐड कर देगा तो फायदा क्या होगा, जहां पर वो 10 स्प्रे कर रहा था उसको सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 ही स्प्रे करना पड़ेगा, उसका 2 से 4 स्प्रे जो होगा वो कम हो जाएगा। मतलब खेतों में केमिकल भी कम होगा, किसान की मेहनत भी कम होगी, किसान की लागत भी कम होगी और हमारे खेतों में जो केमिकल जा रहा है वो भी कम होगा, तो हमारे अनाज की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। साथ ही साथ इस प्रोडक्ट का हम उपयोग सिंचाई के लिए भी कर सकते हैं। अगर हम आज के टाइम में बात करें, सिंचाई की बात करें, तो किसान, अभी देखें गर्मियां आ गई हैं तो गर्मियों में किसानों को सिंचाई के लिए भी बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है, बार बार सिंचाई करनी पड़ती है। और आप सभी लोगों को पता है कि हमारे खेत में नमी का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि नमी की वजह से ही हमारी फसल बेहतर होती है। तो आइए जानते हैं हम इसको, नमी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए हम इस प्रोडक्ट का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें इस प्रोडक्ट को लेना होगा 160 ml प्रति एकड़ जमीन के लिए, प्रति एकड़ खेत के लिए 160 ml हमें लेना होगा एग्रो एक्टिवेटर को। हमें कम से कम 80 लीटर पानी में इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद जिस भूमि पर, जिस खेत पर हमें सिंचाई करना है, वहां पर इसको हम स्प्रे कर देंगे। ये मिट्टी में जब स्प्रे करेंगे तो ये मिट्टी के मॉलिक्यूल में अंदर तक चला जाएगा। प्लस अगर हम इसको पानी में स्प्रे नहीं कर पा रहे हैं तो इसको मिट्टी के साथ भी, गोबर की खाद के साथ भी मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस इसको डालने के बाद हमें 12 घंटे का गैप रखना है। जैसे मान लीजिए हमें सुबह सिंचाई करनी है तो इसको हमें शाम को डाल देना, अगर शाम को सिंचाई करनी है तो सुबह डाल देना है। हमें कम से कम 12 घंटे का गैप रखना है, वो इसलिए क्योंकि ये मिट्टी में अंदर अच्छी तरह से समा सके। फिर उसके बाद 12 घंटे के बाद हमें इसमें पानी डालना है। और जब किसान सिंचाई करता है तो फायदा क्या होता है, ये पानी के सरफेस टेंशन को तोड़ देता है, जिससे पानी खेतों में तेजी से फैलता है और मिट्टी में अंदर तक जाता है और हमारी मिट्टी को नरमी करता है, जिससे हमारे खेतों में नमी लंबे समय तक बनी रहती है। इसका एक फायदा और होता है कि अगर मान लीजिए 1 एकड़ का खेत है और किसान को उस खेत को भरने के लिए 10 घंटे लगते हैं,
तो अगर हम अपने इस प्रोडक्ट का यूज करते हैं तो उस खेत को भरने में 6 से 8 घंटे ही लगेंगे, यानी कि किसान का 2 से 4 घंटा बच जाएगा। तो यहां पर फायदा क्या होगा कि पानी की भी बचत होगी, साथ ही साथ वही पानी लंबे समय तक हमारे खेतों में नमी बना के रखेगा। तो इस प्रोडक्ट की सहायता से जो हमारे किसान भाई हैं वो सिंचाई के लिए करीब 50% तक कम कर सकते हैं अपने खर्चों को। अगर किसान को महीने में 4 बार सिंचाई करनी पड़ती है तो एग्रो एक्टिवेटर का इस्तेमाल करने के बाद उसको सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही सिंचाई करनी पड़ेगी। प्लस एग्रो एक्टिवेटर का हमारी मिट्टी में 1 महीने तक असर बना रहता है, जिससे किसान को दोबारा इसको महीने में डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 1 महीने के बाद उसको फिर से सिंचाई करना है तो हमें फिर से इस प्रोडक्ट को हम डाल सकते हैं। साथ ही साथ इस प्रोडक्ट को किसान यूरिया और डीएपी में भी इस्तेमाल कर सकता है उसके इफेक्टनेस को बढ़ाने के लिए, ताकि वो अच्छी तरह से काम कर सके। यूरिया डीएपी में इसको मिक्स करने का तरीका बहुत ही आसान है। हमें 1 केजी यूरिया में 2 ml हमें एग्रो एक्टिवेटर को ऐड करना है। मान लीजिए किसान 50 किलो यूरिया डालता है तो 100 ml हम लेंगे, एग्रो एक्टिवेटर को मिक्स करेंगे। इसको हम डायरेक्ट यूरिया में नहीं डालेंगे, पहले हम थोड़ी सी मिट्टी या बालू लें, उसमें मिक्स कर लें, फिर उस बालू या मिट्टी को उस यूरिया में मिक्स करके हम खेतों में बिखेर देंगे। तो ये मिट्टी में जब पहुंचेगा तो ये हमारी जो यूरिया है, डीएपी है, उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा हो जाएगा, उसके भी असर को ये बढ़ा देगा। अब असर को जब बढ़ाएगा तो हम यूरिया और डीएपी की मात्रा को हमारे किसान भाई कम भी कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम जब हमारे किसान भाई यूरिया डीएपी की मात्रा को कम करेंगे, जब वो पहली बार हमारे प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, तो 30% तक यूरिया और डीएपी की मात्रा को कम करना है। मान लीजिए कोई किसान 50 किलो यूरिया डालता था तो हमें उसमें से 15 किलो यूरिया कम करनी है, और 15 किलो यूरिया कम करने के बाद उसमें हमें 35 किलो में 70 ml तक एग्रो एक्टिवेटर को डालकर हमें मिक्स करके खेतों में डाल देना है। फर्स्ट टाइम हमें 30% ही कम करना है, हमें कभी 40% या 50% कम नहीं करना है। ये विशेष तौर पे हमें ध्यान रखना होगा। फिर हम फर्स्ट टाइम जब इसमें 30% कम करने हैं तो नेक्स्ट टाइम हम 10% और कम करेंगे, फिर अगली बार 10% और कम करेंगे, फिर अगली बार 10% और कम करेंगे। तो इस तरह से हम अपने खेतों में 2 से 3 साल में पूरी तरह से यूरिया डीएपी को हम कम कर सकते हैं और जैविक खेती को अपना सकते हैं। तो यहां पर हम अपने इस प्रोडक्ट की सहायता से जो हमारे किसान भाई हैं, हमारे इन दोनों प्रोडक्ट को यूज करके वो हमारे किसानों की जो लागत है उसको कम कर सकते हैं, उनकी जो मिट्टी है उसका सुधार कर सकते हैं, प्लस जो फसल की पैदावार है उसको बेहतर कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो हमारे फसलों में रोग लगते हैं उनको भी हम अपने इन प्रोडक्ट की सहायता से कम कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट हमारे एसोसिएट के लिए, साथ ही साथ हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत मदद करेगा, जिससे वो बेहतर कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हम जैविक को अपनाते हैं तो हमारे किसान भाई बहुत अच्छी खेती कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हम इतने सालों से केमिकल का उपयोग करते आ रहे हैं वो हमारे खेतों से केमिकल कम होगा। अगर हमारे खेतों से केमिकल कम होगा तो हमारे अनाज से कम होगा और हमारे शरीर में भी कम आएगा। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी कंपनी का जो मिशन है वो ये है, स्वस्थ जिंदगी, जैविक को अपनाना, आयुर्वेद को अपनाना। तो जो हमारी कंपनी का मिशन है, हमारे एसोसिएट का जो मिशन है, उस मिशन को हम पूरा कर सकते हैं। हम हमारे प्रोडक्ट की सहायता से हमारे गांव को, हमारे किसानों को, हमारे शहर को, हमारे देश को भी हम स्वस्थ बना सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा कि हम जब भी होम मीटिंग करते हैं या किसी भी तरह की मीटिंग करते हैं तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को, हमारे इस रेंज को हम अपने उस डेमो किट में शामिल करें और लोगों को हम इस प्रोडक्ट के प्रति अवेयर करें और उनको हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, ताकि हम उनके स्वास्थ्य को, अपने खेतों को हम बेहतर कर सकें और अपने बिजनेस को भी हम एक बड़ा बिजनेस बना सकें। तो आई होप आप सभी लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी, प्रोडक्ट के बारे में बेहतर जानकारी मिली होगी। तो मैं यही चाहूंगा कि आप सभी लोग इन प्रोडक्ट को किसानों तक पहुंचाएं, गांव तक पहुंचाएं और अपने बिजनेस को एक बड़ा बिजनेस बनाएं। प्लस लास्ट में मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की,
तो ये प्रोडक्ट को बहुत सारी कंपनियां अपने पास रखती हैं। रखने का मतलब ये है कि 70% जो जनसंख्या है वो गांव में रहती है, और जब तक कोई भी कंपनी उस 70% जनसंख्या तक नहीं पहुंचेगी, तब तक वो बड़ी कंपनी नहीं बन सकती है, और ना ही कोई बिजनेसमैन एक बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। तो इसलिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को अपने पास रखती हैं, ताकि वो किसानों तक उस 70% जनसंख्या तक पहुंच सकें और अपने बिजनेस को और अपनी कंपनी को बड़ा कर सकें। तो अगर आपको भी अपने कंपनी को एक बड़ी कंपनी बनाना है, अपने बिजनेस को एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है, तो इस प्रोडक्ट को 70% जनसंख्या तक पहुंचाइए और उनको स्वस्थ करिए। तो इन्हीं बातों के साथ आज के लिए आप लोगों से मैं विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के जुड़ने के लिए। तो आप सभी लोगों को गुड एंड सी थैंक यू वेरी मच।